हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फ्रेंडली एडू हब। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। लेकिन उससे पहले जो कि लास्ट वीडियो हमारा था नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ था जिसमें कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पहले उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल कम टू टुडेज टॉपिक जो कि है पीओए 1992। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हेन वाज द फर्स्ट एनपी प्रोमलगेटेड, मतलब कि फर्स्ट नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन कब उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। 1964 में क्या हुआ था, कोठारी कमीशन हुआ था। 1986 में नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, सेकंड नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन फॉर्मुलेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोमलगेटेड एनपी 1986। तो 1968 किसने प्रोमलगेट किया था, इंदिरा गांधी ने। एंड 1986 वाला पॉलिसी राजीव गांधी ने प्रोमलगेट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनपी 1986। 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम क्या था, सेक्शन वाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, नो। 10+3+2 नहीं। 5+3+3+4 ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10+2+3। 10 मतलब क्लास 1 से 10 तक, देन 2 मतलब 11th एंड 12 प्लस 3 मतलब कि आपका ग्रेजुएशन लेवल इसमें इंक्लूड किया गया था। What do you understand by delinking degrees from jobs? क्वेश्चन से पता चल रहा है इसका आंसर गेटिंग जॉब्स विदाउट स्टडिंग, बिना पढ़ाई के आपको जॉब मिल जाएगा, ये तो गलत है। नो नीड टू हैव डिग्रीज, ये भी गलत है क्योंकि डिग्रीज चाहिए। नो, not much emphasis on academic qualifications when hiring candidates for certain jobs। हाँ, ये सही है। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है तो उसके डिग्रीज से ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, उसके पास स्किल्स क्या है, उसके पास मतलब कि उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसका स्किल कैसा है, वो चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है, ना कि उसके पास एकेडमिकली उसके पास क्या क्या डिग्रीज है। और एक क्वेश्चन था क्या, हु प्रोमलगेटेड एनपी 1968। अभी मैंने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बता दीजिए एंड हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो ये बेसिकली क्या है ना, जो 1986 वाला पॉलिसी था उसमें कुछ रिवीजन हुआ था, जैसे कि कुछ सजेशंस आए थे या फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो गए। तो उसके बाद क्या फॉर्म हुआ था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। एंड इसको हम और किस नाम से जानते हैं, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, मतलब रिवाइज नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। तो इसके कुछ कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, इसके कुछ रिकमेंडेशंस है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि सारे बच्चों को इक्वली एजुकेशन एक्सेस हो जाए। जैसे कि एज 6 से 14 तक जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी हो गया, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इनके लिए कंपलसरी हो गया। फिर क्या था, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि स्कूल से बाहर जाके बियॉन्ड स्कूल आप कैसे एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि क्लास में आके अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के उस एनवायरनमेंट में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो उनके लिए जैसे कि बाहर कुछ वर्कशॉप हो गया या फिर कोई सेमिनार हो गया, वहाँ से तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। तो ये हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और इसको डिटेल्स में जानने के लिए चैनल में एक वीडियो मैंने दे रखी है जो कि है मोड्स ऑफ एजुकेशन, उसको देख लीजिए एक बार। तो इसमें क्या था ना कि ये प्रोग्राम किसके लिए था, फॉर पीपल्स unable to attain full-time schools. In addition, it concentrated on 10 states with poor educational standards. For state and federal governments share 50-50 responsibility. ऐसा 10 states को इन्होंने टारगेट किया कि इन 10 states में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ही ज़्यादा लो है, तो उसके ऊपर ऊपर फोकस करके इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट था वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, मतलब कि नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन डिफरेंट, जैसे कि आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया, सोशलाइजेशन हो गया या फिर साइंटिफिक टेम्पर हो गया, सारे फील्ड में बच्चा क्या करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि वर्क एजुकेशन के ऊपर। मतलब कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हमें साइड बाय साइड हमें एक्सपीरियंस भी एक्वायर करनी है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथन रिसर्च फैसिलिटीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस। तो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस मतलब कि ऐसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि
अपने करिकुलम या फिर सिलेबस को खुद बनाते हैं। अपना एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन मतलब कि एग्जामिनेशन प्रोसेस है एंड असेसमेंट प्रोसेस है, ये उन्हीं के कॉलेज में ही होता है। तो ये कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हो गए। और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का नंबर ये कंट्री में बढ़ाते गए। नेक्स्ट है फोकस ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तब क्या हुआ ना कि 1986 पॉलिसी आया था, तो उसमें जो भी एम्स ऑब्जेक्टिव्स उसको लेके जो भी रिकमेंडेशंस आए थे वो इम्प्लीमेंट हो गए। लेकिन फिर भी कहीं कहीं ना हर जगह तो क्वालिटी मतलब कि हम नहीं बोल सकते ना कि कुछ एम आ गया उसको हम अचीव कर लिए 100%, कहीं ना कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एरिया से फोकस किए जहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि परफॉर्मेंस नॉर्म्स, ना कि ओनली फॉर स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर टीचर्स, कि उन सबका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज करे। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया या फिर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, करिकुलम डेवलपमेंट, इन सारे फील्ड्स में एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव हो। The goal was to enhance the overall learning experience, जैसे कि determine the performance norms, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मतलब ये है कि जैसे किसी भी प्राइमरी स्कूल में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स, या फिर किसी स्कूल में मिनिमम 2 क्लासरूम्स, उनके टीचर्स लोगों को मटेरियल्स देना है कि क्लासरूम टीचिंग में वो यूज़ करें, वो सब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंडर आ गया। रिफॉर्म द वर्किंग कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मतलब ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्कूल में जा रहे हैं, स्टाफ रूम बने, स्टूडेंट्स जिस क्लास में क्लास अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए वो सब अवेलेबल हो जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज़ इन इंस्टीट्यूशंस, जो कि है MMMM। ये आपको एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं, बस एक शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। मैन, मटेरियल्स, मेथड्स, मेजरमेंट। मैन, मटेरियल्स, मेथड्स एंड मेजरमेंट। फोर्थ क्या था, प्रोग्राम्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड। देयर वाज अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द एजुकेशनल नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं, मतलब कि वो नहीं आ पा रहे, कुछ भी वजह हो सकती है, सोसाइटी में कुछ भी वजह हो सकती है, उसके लिए वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, वो मार्जिनलाइज्ड के अंडर काउंट हो रहे हैं। तो वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप है जो कि एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर वुमेन हो गए, हैंडीकैप हो गए, उनके लिए एजुकेशन, उनके उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस हो ताकि वो एजुकेशन एक्वायर कर सके सभी बच्चों की तरह। तो ये भी जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन उसके अंडर ये भी काउंट होता है। जैसे कि उनके लिए जो भी बुक्स बने हैं वो उनके लैंग्वेज में लिखे हो, वुमेन के लिए स्पेशल अटेंशन मिले उनको थोड़ा। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, मतलब कि ऐसे तो कोई भी बच्चा आके कोचिंग सेंटर में एनरोल करके वो मतलब क्लास में पढ़ सकता है, लेकिन जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या मिल रहा है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली जैसे कुछ कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन एरियाज वेयर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज हाई। जैसे कि XYZ कोई भी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी जैसे कि कुछ ट्राइबल हो गए या फिर शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, उनका जो पॉपुलेशन है वो फाई है। अगर स्कूल वहाँ से थोड़ा, उस एरिया से थोड़ा दूर है, तो वो लोग तो इधर नहीं आ सकते ना, तो उनके एरिया में जहाँ पे उनका पॉपुलेशन हाई हो वहाँ पे उनके लिए इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हो। हॉस्टल, उनके लिए स्पेशल हॉस्टल्स, आंगनबाड़ीज, और उनके लिए स्कॉलरशिप वो भी राइट टाइम में मिले। ये नहीं कि स्कॉलरशिप इम्प्लीमेंट हो गए और वो एक साल बाद मिले, राइट टाइम में स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए। एंड नवोदय विद्यालय, तो 1986 के बाद राजीव गांधी के द्वारा नवोदय विद्यालय ये इम्प्लीमेंट हुआ था ये आइडिया। एंड उसके बाद नवोदय विद्यालय सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक है। लेकिन ये था उनके रिकमेंडेशन में, लेकिन 1992 तक ये कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हो पा रहा था, तो इसको भी इन्होंने फिर से 1992 वाले प्रोग्राम में इंक्लूड किया। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन। The program of action recognized the importance of adult education and lifelong learning. It aimed at reducing illiteracy among adults and promoting continued education beyond the formal schooling years. जैसे कि constituting education in multifaceted programs, make some efforts for women, starting up mass literacy programs. अडल्ट एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, क्योंकि यूथ जो है ये फ्यूचर है। ये आइडिया अभी का नहीं, ये तब से ये आइडिया है कि जो यूथ है उनको ज़्यादा
फोकस मिले या फिर उनको लिटरेट बनाया जाए ताकि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे रिड्यूस हो। तो अडल्ट एजुकेशन के ऊपर थोड़ा इनका फोकस था। नेक्स्ट था टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टेम्पर 1986 में भी उनके रिकमेंडेशन में था, लेकिन फिर भी वही कि इसको एडवोकेट करने में, इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि स्ट्रेंथन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और सारे जो रिसर्च फील्ड में इन्होंने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने को ट्राई किया था। कंप्यूटराइज द टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलाबोरेशन। कंट्री को जैसे कि वर्ल्ड में कोई दूसरा कंट्री हो गया, ठीक है, जैसे कि जापान या फिर चाइना, वहाँ पे कुछ फील्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है, तो उनके साथ कोलाब करके, पार्टनरशिप करके उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्लीमेंट करे हमारे कंट्री में। तो ये इंटरनेशनल कोलाबोरेशन ये एक हेल्दी प्रैक्टिस के हिसाब से काउंट किया गया था। देन था लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। जैसे कि कोई नॉन हिंदी एरिया हो गया, जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा एक नॉन हिंदी एरिया है, लेकिन वहाँ पे हिंदी टीचर्स लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाए ताकि उस स्टेट में हिंदी लैंग्वेज डेवलप करे। प्रिपेयर द कंटेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। 1992 तक ब्रिटिश चले गए थे ऑब्वियसली, लेकिन कोलोनलाइजेशन थोड़ा थोड़ा था। तो इन्होंने क्या ट्राई किया कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसी लैंग्वेज में सारे कंटेंट्स बने, जो टेक्स्ट बुक्स बन रहे वो इंडियन लैंग्वेजेस में लिखे हो। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन एंड इवेलुएशन रिफॉर्म्स। कंडक्ट द पब्लिक एग्जाम एट द 10th एंड +2 लेवल, जिसको हम बोर्ड एग्जाम्स बोलते हैं। जैसे कि 10th क्लास में और +2 में, 12th क्लास में जो एग्जाम्स हो रहे हैं ये पब्लिक एग्जाम्स हो। डिसेंट्रलाइज द एग्जामिनेशन वर्क, मतलब कि एग्जामिनेशन का जो वर्क है ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ में नहीं, ये डिसेंट्रलाइज हो जाए ये पावर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूस इवेलुएशन सिस्टम। नेक्स्ट जो कल्चरल एस्पेक्ट था इनका, जैसे कि क्लासरूम में कोई टीचर आ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, फिर कुछ भी एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड जिस एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहा है उस एनवायरनमेंट से वो एग्जांपल ले, क्योंकि ये ना इनएक्सपेंसिव होता है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। एंड ये बच्चे को ज़्यादा एक्सपोजर देता है क्योंकि ये उस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाता है। फिर इनका ज़्यादा फोकस था टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग, मतलब कि टीचर्स जो है, ऑब्वियसली टीचर्स ही आके एक बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो टीचर्स के ऊपर अगर फोकस रहेगा कि उनका ट्रेनिंग अच्छे से हो तो वो अपना आउटपुट भी उतना प्रोडक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहाँ, क्लासरूम में। फिर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। Constitute the District Educational Council, synthesis of activities for HRD, constitute the Indian Educational Services and care। यूथ एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि स्पोर्ट्स के ऊपर इनका कुछ फोकस था, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज एंड गेम्स। और ये था कि जैसे कि एनसीसी हो गया, या फिर कुछ ग्रेजुएशन लेवल में कोई कल्चरल एक्टिविटीज हो गए। तो ये चाह रहे थे कि ये कंपलसरी पार्टिसिपेशन हो बच्चों के लिए, और जो गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज, प्ले ग्राउंड, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने। रूरल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, जो कि ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये गांधीयन पॉलिसी एंड उनके गांधी जी के फिलोसफी के ऊपर ये कम्प्लीटली बेस्ड था। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि टू डेवलप सम सिलेक्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू सम ऑटोनोमस कॉलेजेस इन रूरल एरियाज। तो इससे क्या होता ना, कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम ऑफ रूरल एजुकेशन। तो ये जो 14 पॉइंट्स थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के लिए। ये डिटेल्स में मैंने डिस्कस कर लिया है, और ये आप एग्जाम्स में भी लिख सकते हो, कम्प्लीटली डिटेल नोट्स है ये आपके लिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली आप अपना स्कोर्स बता देना कमेंट सेक्शन में, एंड उसका आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियोस चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। एंड आई थिंक कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी हम बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।